हेलो। हाँ बोलो। खुश रहो खुश रहो। दीदी नहीं है, बुआ है। काट देगी। हाँ हाँ हाँ। चल और बताओ। क्या कर रही है? सब लोग बनाइए, जो 4-5 हम लोग सक्षम ज्योति दूसरे यश है ना, वो तो इन बोला लोगों ने था कि बना लिया हम है, इनको ऊपर भी छोड़कर आकर सब के लोग ले बनाइए। लेंगे। मैम, हम लोग को सिनॉप्सिस अप्रूव कैसे करवाना है? तुम लोग बना एक बार और हम प्रणाम तुम भाभी। लोगों के साथ क्लास ले लेंगे। तुमको बता दिए ना, तुमने तुम्हारा ठीक ही है, लेकिन तुमने मैत्री। किसी में ईयर नहीं दिया है, तो उसको ये हाँ। करके तुमको यहाँ रीजनल अच्छा सेंटर में भेजना होगा। अच्छा तो उन लोग किसी को देंगे अच्छा। ये करने के लिए, तुम्हें क्या बड़ा और बढ़िया हुआ। क्या चाहिए सजेशन देंगे, उसके बाद उसको सजेशन को इनकॉर्पोरेट करके बड़ा तब बढ़िया जाकर हुआ। तुम्हारा काम अब कॉलेज जाएगी। दूसरे तो बनाकर मैम, ये मतलब डायरेक्ट स्टडी सेंटर के थ्रू जाएगा कि डायरेक्ट रांची भेजना होगा? डायरेक्ट ही और बताइए, आप कॉलेज में नाम लिखाएगा मतलब पोस्ट करना होगा मैम? पोस्ट नहीं, मेल से भेज दो। अच्छा, मेल से भेजना होगा। मेल कर। अच्छा मैम, अप्रूव तो आई थिंक आपको ही करना होगा। क्या? अप्रूव तो आपको ही करना होगा। नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम भेजो जिनको वहां से कहा जाएगा वो। और तो मैम एकदम आप हमारे एकेडमिक काउंसलर हो। हमारा मेरा बिना पूछे नाम मत दो। तुम्हारा अभी बहुत ये है, ठीक से रेफरेंसेस तुम्हारा ठीक नहीं है, अच्छी तरह से बना लो। अभी किसी का नाम मत दो, यहाँ बतला नहीं देंगे। नहीं, नाम नहीं तो नाम सिग्नेचर के बिना दे ही नहीं सकते हैं ना मैम। अभी नहीं, अभी अप्रूव होगा उसके बाद आ गया, ठीक है अच्छा, ना? अभी क्योंकि अभी उसमें तुम्हारा जो हैंडबुक में तो एकेडमिक काउंसलर के लिए लिखा हुआ है, तो देखिए एकेडमिक काउंसलर तो आप ही हैं हमारी। भाई, सब में हम नहीं है ना, लेकिन तुम्हारा सही होगा तब ना। वैसे ही दुनिया भर का तुम्हारा गड़बड़ है, हम सबका देखो। तुम लोग ठीक, और बाकी लोग सोचिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे डिजर्टेशन कैसे तैयार करोगे वो हम लोग बताएंगे। सब लोग जल्दी बनाइए, एकदम फटाफट। क्या फिर मन कर रहा आने का। भले ना रही लोग। जल्दी जल्दी क्विक। टॉपिक कितना तुम लोगों को क्लास लिए, सारा टॉपिक दिखला दिए। जबरदस्ती रहे आप, जबरदस्ती रहे आप। आगे लोग सब ना, लोग सब धीरे धीरे सब तैयार हो गए। एगो एगो तो जाए के नामे नहीं ली। से आई से रहल नहीं से। जल्दी 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 करो। मैम, हम अपना टॉपिक बताएं? हाँ बताओ बताओ। द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ एंड इम्यून फंक्शनिंग। सुनो, तुम जरा अपना चैट बॉक्स में भेजो टॉपिक लिखकर। अच्छा जी, भेजते हैं। किसको? देवर को?
कही है कि गलती से लग गया है, तो हम कहनी कि झूठा हुआ तो कम से कम कहे दादा कि हम बतियावे खातिर लगे रे से नहीं नहीं हम ड्यूटी जा रहे थे, ड्यूटी ठीक है गई थी, ठीक दे दिन बतलाइए अपना कौन सहेली से। बिमला बिमला कौन भेजा है देखो। सुशीला, इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन फिजिकल हेल्थ एंड इम्यून फंक्शनिंग। तुम ऐसा कर सकती हो, जब तुम प्राइमरी डेटा ले रही हो तो इम्पैक्ट करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। स्ट्रेस एंड फिजिकल हेल्थ कर सकते। स्ट्रेस, सुशीला सुन पा रही हो? सुशीला, हेलो। बस मैम सुन पा रहे हैं। हाँ, तुम्हारा होगा स्टडी ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेस एंड एग्रेशन कर दो। स्ट्रेस एंड एग्रेशन, एग्रेशन कर दूँ ना। एग्रेशन एंड स्ट्रेस कर दो तो एग्रेशन का टेस्ट हो जाएगा और स्ट्रेस का टेस्ट हो जाएगा। जी ये कर लो। एमन एमन स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ, तुम कहाँ रहती हो? झारखंड में, ये चतरा जिला। हाँ, तो चतरा जिला का तुम कर दो। ये तुम्हारा हो जाएगा। इसी के अनुसार ऑब्जेक्टिव बनाकर हमें मेल कर देना। ऑब्जेक्टिव हो जाएगा टू स्टडी द लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड एग्रेशन, पहला। दूसरा हो जाएगा कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड एग्रेशन, और तीसरा हो जाएगा इम्पैक्ट ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल, यानी तुम्हारा जेंडर हो जाएगा। कुछ मेल को लेना 50% जी को उसमें, और उसके बाद 2 क्लास के स्टूडेंट को लेना, क्लास 8 एंड क्लास 10, to study the effect of age and class of study and gender on stress and aggression.
और मैम तो जैसे एज एज ग्रुप जब लेंगे तो फिर क्लास तो इसमें नहीं आएगा। क्लास ही लो, एज ग्रुप में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एक ही एज का बच्चा मान लो 6 में पढ़ता है, उसी एज का बच्चा 7 में पढ़ेगा, इसलिए एज हाँ। क्लास। अच्छा अच्छा, क्लास लेंगे। और किसी ने दिया है? और जल्दी कीजिए, चैट बॉक्स में दीजिए। जी क्लास 8 और 9 ले लेंगे मैम। हाँ, फिर 8 और 9 क्लास का ले लेंगे, फिर मेल और फीमेल में बांट। नहीं 8 9 मत लो, कम से कम एक क्लास गैप करो। 8 लेना है तो 10 लो, 8 10। अच्छा 8 और 10। और फिर अभी और सुशीला लग्नेजा, दूसरा सुशीला कुमारी, वही दूसरा टॉपिक है काउज ऑफ साइकोथेरेपी। जी ज्यादा नहीं लीजिए, ज्यादा एडिशंस जी। और भेजिए भाई, जल्दी भेजिए। तो मैम इसमें ऑब्जेक्टिव जो होगा, ऑब्जेक्टिव तो इसमें वही ना कि अधिक है या कम है, या फिर ऑब्जेक्टिव होगा टू स्टडी द लेवल ऑफ लेवल, टू स्टडी द लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड एग्रेशन, पहला। दूसरा हो जाएगा टू नो द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड एग्रेशन, और तीसरा हो जाएगा टू नो द इम्पैक्ट ऑफ जेंडर एंड क्लास ऑफ स्टडी ऑन स्ट्रेस एंड एग्रेशन। अनुसार आगे दूसरा बोलिएगा मैम, दूसरा पॉइंट दूसरा हो जाएगा कोरिलेशन ना। अच्छा हाँ। कोरिलेशन। रिलेशन ही होता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड एग्रेशन। अच्छा रिलेशंस। ठीक है जी जी। और जल्दी बोलिए। थैंक यू सुशीला, और जल्दी आप लोग। थैंक यू ये भाई कम से कम मैडम। सही। हाँ बिंदा बोलो। मैडम मैं भेजी हूँ अभी। क्या? अच्छा देख, कहाँ किसको भेजो? चैट बॉक्स में ना। जी तुम्हारा तो नहीं मेल भेजे हैं। मेल अभी खोजना, चैट बॉक्स में। अच्छा मेल हम देंगे। मैंने तो बतला दूँ, कोई दिक्कत है मैडम कल तो मैं बताई थी इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ नर्सेस एट वर्क प्लेस, ये वाला था मेरा। और मैं हाँ ऑब्जेक्टिव मैं चेंज करना चाह रही थी। ऑब्जेक्टिव कल दूसरा मैं भेजी थी आपको। नहीं तुम्हारा ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव दोबारा बोले मैडम? ऑब्जेक्टिव्स ठीक है। ओके ओके। माइक म्यूट है मैडम। मैडम आपका माइक म्यूट है। हाँ हाँ बोलिए। नेक्स्ट पल्लवी। ठीक है तुम लोग कोई तो ये करके हम अब आगे बढ़ते हैं।
कि जैसे तुम लोग बहुत अच्छी तरह से सिनॉप्सिस बनाकर मेरे पास भेजो। एक दिन और हम लोग इसी तरह से डिस्कशन क्लास तुम लोग कितना दिन तुम लोगों को लगेगा वो बताओ। हाँ, मैम एटलीस्ट 1 वीक का टाइम चाहिए। 1 वीक का टाइम सिनॉप्सिस बनाने में? सिनॉप्सिस रेडी करके दे देंगे एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा दिसंबर में है, अभी सबमिट नहीं करना है मेरे को। तो ठीक है, तुम लोग तब एक एक हम लोग इधर लेट हो जाएगा मैम। हाँ, जिसका हो जाएगा, जिसका कि नहीं होगा दिसंबर का है उसको हम लोग बहुत छोड़ो नहीं देंगे, ठीक है ना। एक क्लास हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, क्लास हो जाएगा और क्लास में हम लोग भेजोगे, फिर करेक्शन करके भेजेंगे, फिर भेजोगे, ये लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसीलिए तुम लोग तो ये 4 दिन में तुम लोग बना लेते हैं, ठीक है। कम से कम तुम लोग को टॉपिक हम बतला दिए हैं और टॉपिक को ये करते हुए एक सिनॉप्सिस में बना लो। 2 या 3 दिन का तुम लोग समय लो, फिर हम लोग एक क्लास हम लोग इसी क्लास में सारा फाइनल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम लोग को हम लोग मानते हैं कि सिनॉप्सिस तुम लोगों ने बना लिया। फिर से हम तुम लोगों को सिनॉप्सिस के बारे में थोड़ा हम लोग ये करते हैं, थोड़ा फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं। उसमें क्या होगा, सिनॉप्सिस में सबसे पहले जो तुम लोग टॉपिक चुनोगे वो तुम्हारा टाइटल वो करना है रहेगा। फिर तुम्हारा इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में जो तुमने जिस टॉपिक को तुमने फाइनलाइज किया है उससे तुम लोग इंट्रोड्यूस करवाओगे। जैसे मान लो हम सुशीला का ये करते हैं कि स्टडी ऑफ एग्रेशन एंड क्या था, एग्रेशन एंड सुशीला, एग्रेशन एंड क्या, सुशीला है यहाँ? यस मैम। क्या था तुम्हारा एग्रेशन के साथ, क्या लिए थे? बता रहे हैं मैम, एग्रेशन एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस, एग्रेशन एंड स्ट्रेस। जैसे कम से कम तुम लोग ये करो कि दो वेरिएबल्स, एक में ठीक नहीं होता है, 3 भी ले सकते हो, लेकिन 2 तुम लोग लो, स्ट्रेस एंड एग्रेशन। तब इसमें होगा कि तो स्ट्रेस क्या है, फिर एग्रेशन क्या है, तो इसके ये सब के बारे में तुम लोग इंट्रोडक्शन में वो तुम लोग इंट्रोड्यूस करवाओगे। उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी स्कूली बच्चों का स्ट्रेस के बारे में जो स्टडी होगा उसको तुम लोग देखोगी और उसका जस्ट समरी लिखोगी। फिर एग्रेशन का भी उसी तरह से देखोगी, फिर उसका समरी लिखोगी। कम से कम 4-5 स्टडी का तुम लोग रिव्यू करोगे, ठीक है जी। उसके बाद तुम्हारा आ जाएगा रैशनल, मतलब क्या कारण है, मतलब उसमें क्या कारण है, तो तुमने क्यों चुना इसको, ये करोगे। स्ट्रेस एंड एग्रेशन, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों में बहुत स्ट्रेस और एग्रेशन हो रहा है। इसका कारण है बच्चे, इसके कारण को तुम लोग देख लेना, कुछ नेट में मिलेगा। इंटरनेट देखते हैं, कुछ वायलेंट तुम्हारा कार्टून्स वगैरह देखते हैं, जिसके कारण बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। इस स्थिति में जब हम लोगों का स्टडी करेंगे कि स्ट्रेस बच्चों में कितना है, स्ट्रेस के कारण एग्रेशन कितना है, एग्रेशन से स्ट्रेस भी होता है, तब बच्चों को सुधारने का हमें एक चांस मिलेगा। उनका एक इंटरवेंशन स्टडी कर सकते हैं, जिससे उनके स्ट्रेस और एग्रेशन को कम करने का हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा मेथोडोलॉजी आएगा। मेथोडोलॉजी में पहला रिसर्च तुम लोग लिख दोगी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव लिख दोगी। ऑब्जेक्टिव में 3 ऑब्जेक्टिव होगा, वो हम बता चुके हैं। पहला ऑब्जेक्टिव लेवल्स का स्टडी करना होता है, टू स्टडी द लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एंड एग्रेशन। मान लो इमोशनल इंटेलिजेंस का स्टडी करना है, टू स्टडी द लेवल्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। ये सब। दूसरा तुम्हारा रिलेशनशिप, जो तुम तो मैम ये जो लेबल करेंगे वो किस तरह से करेंगे, उसको स्टडी हम लोग कैसे चेक करेंगे? नहीं, उसको तुम लोग क्वेश्चनर को अप्लाई करके फिर एनालिसिस होगा, वो भी हम लोग समय है हम बता देंगे।
कि बेटा तुम लोग दो एग्रेशन का तुम लोग टेस्ट लोगी और एग्रेशन का लोगी और स्ट्रेस का लोगी। दोनों टेस्ट मटेरियल बच्चों को दोगी और बच्चे उसका आंसर देंगे, ठीक है। जी। उनके आंसर को तुमको स्कोर करना होगा उसमें। जब तो ये टेस्ट मटेरियल कहाँ से मिलेगा ना? तुम लोग टेस्ट मटेरियल तुम लोग या तो ये कर सकती हो, मंगा सकती हो, अभी तो टाइम है, तुम लोग नेट पे देखना। तुम्हारा ये कुछ संस्था है जो कि देती है, इससे तुम लोग मंगवा सकती हो, तो तुम्हारा 1 वीक में आ जाएगा स्ट्रेस एलिमिनेशन का। उसके बाद तुम लोग नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद उसको अप्लाई करके फिर तुम उसको स्कोरिंग करोगी, नंबरिंग दोगी और नंबर को तुम लोग टेबुलेट करोगी। कैसे टेबुलेट करोगी हम अभी बताएंगे। फिर उसके बाद जाकर उसका एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस करना होगा, लेवल्स को एनालिसिस किया जाता है। क्या होगा लेवल्स, यानी इसको जितने स्कोर से उसका परसेंटेज निकाला जाता है। जैसे एग्रेशन है, एग्रेशन में तुम्हारा मान लो कि एग्रेशन में तो 5 पॉइंट 10 पॉइंट स्केल है तो 50 तुम्हारा जाता है, तो 10 से 50 तक उसका स्कोर रेंज है। तो हाई स्कोर को तुम करोगी 40 से 50 ले लोगी, तो कितने बच्चों को 40 से 50 आए हैं तो उसका परसेंटेज निकालोगी, तो तुम्हारे ये लेवल्स का परसेंटेज होगा। उसके बाद दोनों में कोरिलेशन निकालोगी तो कोरिलेशन होगा। और तीसरा तुमको टी टेस्ट तुम्हारा मेल का निकालना होगा, एग्रेशन का मीन निकालोगी, एसपी निकालोगी। तुम लोग स्टैट पढ़ा है क्या? जी। हाँ, तो मीन स्कोर एसपी, इसके बाद मेल एंड फीमेल का उसका टी रेशियो निकालोगी। देखोगी कि मेल एंड फीमेल के एग्रेशन में डिफरेंस है। ये हो गया। उसी तरह से क्लास 10 के स्टूडेंट्स का लोगी, तो इस तरह से निकाल कर फिर तुम ये करोगी, कंक्लूजन लोगी कि जेंडर का इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, लेवल्स क्या है। फिर तुम्हारा तीसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा रिलेशनशिप, कोरिलेशन निकालना होगा। तुम लोग का स्टैट का बुक में है, कोरिलेशन निकाल सकते हो। तब इससे ये देखोगे कि एग्रेशन और अगर मान लो कि एग्रेशन और स्ट्रेस में यदि पॉजिटिव कोरिलेशन है तो कहोगे हायर द स्ट्रेस हायर द एग्रेशन। जनरली पॉजिटिव कोरिलेशन भी आएगा, जिसका स्ट्रेस ज्यादा होगा एग्रेशन भी ज्यादा होगा। इसके बाद तो ये हो गया। इस तरह से तुम लोग इंटरप्रेट करोगे, टेबल्स बनाओगे, ग्राफ बनाओगे। तो तुम लोग एक सिनॉप्सिस टाइप अभी हम बतला देते हैं कि आप लोग डेटा कलेक्शन आप लोगों ने किया, उसके बाद उसको एनालिसिस कैसे कीजिएगा, हम उसको शेयर करें। एक बार सब लोग ठीक से हम करते हैं, और आप लोग कोई टॉपिक सजेस्ट कीजिए, आप लोगों के टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और दिलेश्वर कुमार और किसी ने दिया है क्या? ठीक है, एक सेकंड।
अब हम बतलाते हैं कि आप लोगों ने क्वेश्चनर आप लोग अगर आप लोगों ने क्वेश्चनर को दे दिया तब आप लोग कैसे उसको नंबरिंग कीजिएगा वो हम बतलाते हैं। देखिए इसी तरह से एक्सेल में सुनाई पड़ रहा है तो भाई, सुनाई पड़ रहा है तुम लोगों को? यस मैम। देखिए ये सीरियल नंबर है, ये हाइपोथेटिकल डेटा है, कितने का है ये? 100 लोगों का है। और आप लोग कोशिश कीजिए प्राइमरी डेटा में आप लोग 100 को लीजिएगा, यानी 100 लोगों पर आप लोग क्वेश्चनर को अप्लाई कीजिए, ठीक है। इसके बाद ये है, दूसरा होगा जेंडर। एक है तुम्हारा एक है मेल के लिए, दो है फीमेल के लिए। एक है तुम्हारा मेल के लिए और दो है फीमेल के लिए। यहाँ पर है देखो, एक है, ये सारे फीमेल का डेटा है। फिर तुम्हारा 50 मेल है, 50 फीमेल है। फिर 51 से तुम्हारा मेल का है, सबको कोड करना पड़ता है। फिर तीसरा है तुम्हारा क्लास 8 का, तुम्हारा क्लास 8 का है तुम्हारा 25 क्लास 8 का। फिर 25 तुम्हारा मैंने ये मेल में 25 क्लास 8 का है और 25 क्लास 10 का। फिर फीमेल ग्रुप है फीमेल का, फीमेल में तुम्हारा 25 है मेल का और 25 है क्लास 8 का और 25 है क्लास 10 का। ये इसको कोड किया। फिर है ये दो वेरिएबल है, मान लो ये इसको हमने वेरिएबल एक्स मान लो, ये स्ट्रेस हो गया, ये एग्रेशन हो गया, इसमें है एकेडमिक इंटरेस्ट है, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है। ये सबका स्कोर को यहाँ पर लिखा हुआ है, सबका कितना स्कोर मिला हमने अप्लाई किया, उन लोगों को दिया। इसके बाद जो स्कोर मिला ये सारे स्कोर, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता है डेटा में, ठीक है ना? समझ में आई? देखिए सुशीला हाँ बिरला, तुम नर्सिंग कर रही हो, तुम्हारा भी इसी तरह से कैलकुलेशन करना होगा। जो लोग प्राइमरी डेटा आप लोग लीजिएगा उसको पूरे को एक्सेल में आप लोग क्वेश्चनर में करके फिर एक्सेल में उसको यूज कीजिएगा। सबको आता है कंप्यूटर के नहीं आता है? सबको आता होगा? नहीं होता है? नहीं अगर आएगा होगा तब आप लोग ऐसा ही सीट में भी कर सकते हैं। अरे म्यूट करो, अगर मान लो कि जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जो एक्सेल के बारे में नहीं जानकारी है, तो उन लोग आप लोग शीट में कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ था एक तरफ इंडिविजुअल का आईडी, उसके बाद उसका जेंडर था, फिर तुम्हारा क्लास था, फिर दोनों वेरिएबल में नंबर था, उसको आप लोग जस्ट आप लोग शीट में आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद एनालिसिस की आती है, तो एनालिसिस करना होगा तो मेल एंड फीमेल का मीन स्कोर निकालकर फिर उनका टी टेस्ट देना होगा कि मेल एंड फीमेल के जो स्कोर है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। फिर दूसरा क्लास 8 एंड 10 का जो है उसमें उसका भी मीन स्कोर निकालकर तुम लोग ये कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि और कोरिलेशन तो तुम लोग जानती हो, दो वेरिएबल के बीच में तुम लोग कोरिलेशन निकाल लेंगे। तो ये कहोगी दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव है। पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या अर्थ है? मान लो एंग्जाइटी एंड एग्रेशन में +0.79 है, तो इसका क्या अर्थ है? पॉजिटिव कोरिलेशन का क्या अर्थ है? ये सब तुम लोगों को जानना होगा, डिजर्टेशन में लिखना पड़ेगा ना। नेगेटिव कोरिलेशन का क्या अर्थ है? कोरिलेशन क्या है वो सबसे पहले बताओ, कोरिलेशन क्या है? लोग थोड़ा स्टार्ट करो, क्योंकि डिजर्टेशन में बहुत काम होगा। जो रिव्यू लिटरेचर करेंगे ना, उन लोगों के लिए भी स्टार्ट का काम होगा।
क्योंकि उसमें स्टेप रहता है ना, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रहता है, मीन स्कोर रहता है। अगर 2 3 4 5 6 स्टडी का होगा तो सबका एक बड़े टेबल में आप लोग नोट कीजिएगा, फिर उसको एनालाइज कीजिएगा। इसलिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आता है। फिर उसके बाद वेरिएबिलिटी में एसडी एबी, फिर तुम्हारा क्वार्टाइल आता है, फिर रेंज आता है। उसके बाद तुम्हारा टी रेशियो है, जो कि दो ग्रुप का जो स्कोर है इसका जो अंतर है वो सांख्यिकी रूप से सिग्निफिकेंट है कि तो इसका टेस्ट किया जाता है तुम्हारा टी टेस्ट में। जैसे मेल एंड फीमेल का करोगी, एज ग्रुप 1 एज ग्रुप 2 का करोगी, फिर मान लो कि किसी भी दो ग्रुप के बीच में। और कोरिलेशन है ये दो चरों के बीच में रिलेशनशिप दर्शाता है। जैसे स्ट्रेस और एंजाइटी हो गया, एकेडमिक अचीवमेंट एंड इंटरेस्ट हो गया, जिसका ओबिसिटी हो गया एंड फूड हैबिट हो गया। तो ये सब में जो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप दिखाया जाता है तो उससे कोरिलेशन से पता चलता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ये तुम्हारा और आगे का है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा है ना एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में। तो ये सबको पढ़ के इसी सबको डिजर्टेशन में तुम्हें अप्लाई करना, ठीक है ना। फिर तुम्हारे रिलायबिलिटी आएगा, तुम लोगों के भाइभा मोसी। अब तुम लोगों ने मान लो कि सिनॉप्सिस तैयार हो गया और उसमें तुम लोग एपीए मैनुअल को जरूर तुम लोग डाउनलोड करो। एपीए मैनुअल को फिर से हम शेयर करते हैं, देखो तुम लोग। ये तुम्हारा पब्लिकेशन मैनुअल है ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये नेट में है, तुम लोग डाउनलोड करके रेफरेंसेस तुम लोग वैसे तो पूरा इसमें देखो। कॉमन रेफरेंसेस देखो, इसका है जर्नल आर्टिकल, उसको कैसे लिखा जाता है, न्यूज़पेपर आर्टिकल को, ऑथर्ड बुक को, चैप्टर में एडिटेड डिक्शनरी एंट्री, गवर्नमेंट रिपोर्ट, यूट्यूब का, गवर्नमेंट वेब पेज को, ये सबको तुम लोग इसमें दिया हुआ है, पूरा चैप्टर दिया हुआ है। इसी से देखकर तुम लोग इसमें ये बनाना, सिनॉप्सिस बनाना, उसको हम निकालते हैं। ये सारे रेफरेंसेस कैसे तुम लोग लिखोगे, ये सारा किया हुआ है। और इसको करके तुम लोग लिखने के पहले जरूर इसका कंसल्ट कर लेना एपीए। अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो एपीए को अगर पढ़ लोगे तुम लोग, फिर तुम लोगों को पूरा ये हो जाएगा कि कहाँ फॉन्ट का क्या साइज होना चाहिए। अगर टाइटल दे रहे हो तो 3-4 लेवल सब टाइटल होता है। तो फर्स्ट लेवल टाइटल होगा तुम्हारे, जैसे कि इंट्रोडक्शन चैप्टर होगा फर्स्ट लेवल होगा, उसके बाद नेक्स्ट टाइटल होगा सेकेंड लेवल। तो सारा का इसमें दिया हुआ है। एक ग्लास अगर ये कर दोगे तो लोगों का डिजर्टेशन का फॉर्मेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये रहा रेफरेंसेस बनाने का। फिर अगर जिनको अगर कंप्यूटर का
जो ये है एनालिसिस करना है तो वो SPSS की मदद से कर सकते हैं, जो कि एटीज है। तो SPSS है एक सॉफ्टवेयर है जिसको कि नेट से भी तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो। स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस ये है, इसमें कि एनालिसिस होता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में तुम्हारा कोरिलेशन निकल जाएगा, टीजेस निकल जाएगा। इसको भी हम एक बार कल हम शेयर किए थे, लेकिन एक बार फिर हम तुम लोगों को इसको सिखा देंगे। और जिसके पास नहीं है वो लोग तुम लोग मैनुअल ही कर लेना। 100 केस का मैनुअल करने में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो ये भी कोई आइडिया से बना पड़ेगा, जैसे लगाए तो हो सकता है एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन। ये है, देखिए ये SPSS का पैकेज है। इसमें 2 पेज होते हैं, एक डेटा व्यू है, एक वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में वेरिएबल का नाम दिया जाता है। जैसे पहला इसमें है ID, आइडेंटिफिकेशन नंबर। दूसरा है जेंडर, जेंडर में 1 है मेल के लिए, यहाँ पर दिया हुआ है। ये है 1 है मेल के लिए, 2 है फीमेल के लिए। फिर तीसरा तुम्हारा है क्लास। क्लास है तुम्हारा क्लास में है क्लास 8 है और क्लास 10 है। ये है तुम्हारा। फिर ये है वेरिएबल 1 है, इसमें एजुकेशनल इंटरेस्ट है और दूसरा पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट है। इसे वेरिएबल व्यू कहा जाता है, यानी इसमें वेरिएबल की चर्चा की जाती है और इसी का डेटा जो है वो दूसरे पेज में ही ये डेटा यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स का डेटा ये जो एक्सेल में था उसी को यहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, ये 100 का है। अब देखो कि तुमको अगर कोरिलेशन निकालना है तब तुम्हें एनालाइज में जाना पड़ेगा, यहाँ कोरिलेट में जाना पड़ेगा। इसके बाद ये दोनों वेरिएबल के बीच में हम लोग कोरिलेशन निकाल रहे हैं, तो इसको तुम ड्रैग कर दो, ये कर दो, सब ओके कर दो, तुम्हारा ये कोरिलेशन आ गया। ये है तुम्हारा एजुकेशन इंटरेस्ट एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट के बीच कोरिलेशन है -0.026। ये नेगेटिव कोरिलेशन है और ये है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट रहता तब यहाँ स्टार दे दिया जाता। ये है तुम्हारा कोरिलेशन। उसके बाद यदि मान लो कि तुमको टी टेस्ट निकालना है तो टी टेस्ट में यहाँ पर देखो, यहाँ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट और ये दोनों के बीच में तुमको निकालना है। मान लो कि यहाँ और जेंडर के आधार पर निकालना है। ये हो गया तुम्हारा, 1 है मेल के लिए, 2 है तुम्हारा फीमेल के लिए। तो ये है यहाँ पर तुम्हारा देखो मीन स्कोर निकल गया। मेल का तुम्हारा एजुकेशनल इंटरेस्ट में मेल 50 है, इसका है तुम्हारा 32.50, फीमेल का है 32.00, पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट मेल का है 33.62 और फीमेल का है 34.22। ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। उसके बाद ये टी टेस्ट है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस तरह से देखा बहुत जल्दी ये हो जाता है। लेकिन अगर मान लो कि जिसको सुविधा नहीं है उसके लिए कोई टेंशन का ये नहीं है। 100 केसेस का उसमें 50-50 का 4 ग्रुप बनेगा, तो 50 का टी टेस्ट और मीन स्कोर मैनुअली भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और किन्हीं को कुछ पूछना है आपको पूछिए। प्रोसेस बनाने से लेकर डिजर्टेशन लिखने तक का पूछिए। अब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट है, अब आप लोग डिस्कस कीजिए। एक बार हाँ बोलो मैडम। ये सिनॉप्सिस और डिसर्टेशन बता दीजिए क्या होते हैं। लैपटॉप नहीं है ना, इसलिए दिक्कत होगा। सिनॉप्सिस और डिसर्टेशन का फॉर्मेट पॉइंट बाय पॉइंट एक बार बता देते तो अच्छा होता। अच्छा हम बता देते हैं, शेयर करते हैं। देख लीजिए आप लोगों के इसमें है
आपका जो है ना हैंडबुक ऑफ डिजर्टेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन हम आपको दिखला देते हैं। अच्छा क्योंकि फर्स्ट आएंगे तभी लेके कोई बात जाएंगे। नहीं। फर्स्ट आते हैं और फिर निकलेंगे अभी नहीं लेना है। अब 4 बजे बोले इसको तो बोले ला के कहाँ रखेंगे, तो ये सामान वहाँ खर जाएगा तब ना तुम उसको ला के रखेंगी। तो बोले ठीक है, चौकी भी मेरे घर पे रखा हुआ, चौकी की अब कोई टेंशन नहीं, उसको जब जाएंगे तब हम लोग जाएंगे। ये आपका देखिए हैंडबुक और डिजर्टेशन है। ये हमने भी नेट से डाउनलोड किया है, आप लोग जरूर डाउनलोड करिए। सभी लोग आप लोग डाउनलोड करिए, जिसको मिल गया है वेल एंड गुड, जिसको नहीं मिला है वो आप लोग डाउनलोड करिए। ये है आपका सिनोप्सिस का है। देखिए इसमें क्या क्या करना है। पहला कि रीड द हैंडबुक और पहला है डिसाइड योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट गाइडेंस ऑफ योर एकेडमिक कोर्सेज, ये दोनों आप लोग कीजिए, ये तो हम लोग बता ही चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा, ये आपका है सिनॉप्सिस का। देखिए पहला है आपका टाइटल पेज होगा, जो तुम्हारा टॉपिक है, या आप लोग स्नैपशॉट ले सकती हो। इंट्रोडक्शन होगा, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर होगा, रैशनल ऑफ द स्टडी होगा, फिर मेथोडोलॉजी होगा, मेथोडोलॉजी में होगा रिसर्च प्रॉब्लम होगा, ऑब्जेक्टिव्स होगा, हाइपोथेसिस होगा, ऑपरेशनल डेफिनेशन होगा, तुम्हारे जो टॉपिक में जो वेरिएबल्स है उसका, फिर सैंपल होगा, रिसर्च डिजाइन होगा, टेस्ट अगर तुम लोग प्राइमरी डेटा ले रही हो तब टेस्ट होगा, उसके बाद डेटा एनालिसिस कैसे कीजिएगा आप लोग को, फिर प्रॉब्लम्स एंड ऑब्जेक्टिव उसको आप लोगों को क्लियर लिखना है, हाइपोथेसिस है, ऑपरेशनल डेफिनेशन है, सैंपल आपको ऐसा लेना है जो कि पूरे प्रिपरेशन को आपको रिप्रेजेंट करे। टूल्स होगा, प्राइमरी डेटा में आप लोगों को टेस्ट मटेरियल लेना होगा, फिर डेटा एनालिसिस, उसके बाद रेफरेंसेस होगा। ये आप लोगों का सिनॉप्सिस का गाइडलाइंस। ठीक है, आप लोग पॉइंट को नोट कर लीजिए या उसका फोटो ले लीजिए, बाद में आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिए। ठीक है, ये आपका सिनॉप्सिस का। और डिजर्टेशन का आपका है, डिजर्टेशन का आपका ये है, डिजर्टेशन शुड बी इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। टाइटल पेज होगा फर्स्ट पेज पे, सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिनलिटी होगा, वो अपेंडिक्स 4 और 6 में दिया हुआ है, फिर एक्नॉलेजमेंट होगा, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होगा, फिर आपको अप्रूव्ड सिनॉप्सिस आपको अप्रूव हो चुका है उसको देना होगा, दूसरा इंट्रोडक्शन। सिनॉप्सिस में आप लोग इंट्रोडक्शन शॉर्ट में कीजिएगा, लेकिन जब डिजर्टेशन दे रही है तो बहुत डिटेल में करना होगा। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, रैशनल ऑफ द स्टडी मेथोडोलॉजी, वो जस्ट उसी तरह का है जैसा कि सिनॉप्सिस में है। उसके बाद आप लोगों को डेटा एनालिसिस करना है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, इम्प्लीकेशंस, लिमिटेशंस एंड लिमिटेशंस, आपको क्या अचीवमेंट हुआ है, क्या लिमिटेशन है, सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्च एंड रेफरेंसेस इन APA स्टाइल। फिर अपेंडिसेस देना है, इसमें आपका टेस्ट मटीरियल जो आप लोग लीजिएगा उसको आप लोग को देना है, फिर मास्टर चार्ट एक्सेट्रा। ये हो गया, यही आपका डिजर्टेशन का फॉर्मेट है। ठीक है, सब लोगों ने देख चुका, फिर आप लोग देखिए। ठीक है, हाँ, आप लोग जैसे कि आप लोग जरूर अपना हैंडबुक को डाउनलोड करके आप लोग पूरा इसका कंपाइल करके और अपने पास रखिए, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत पढ़ना है और उससे आप लोगों को बहुत नॉलेज होगा। इसके अलावा जब आपका डिजर्टेशन तैयार हो जाएगा आप लोग भेजिएगा,
इसके बाद आप लोगों को भाइभा भविष्य देना होगा। तो भाइभा भविष्य में जनरली आप लोगों को जितना आप लोगों ने किया है उसका पूरा समराइज करके 5 मिनट का एक्सटेम्पोर आप लोग तैयारी कर लीजिएगा कि क्या है आपका टॉपिक, क्या है आपका ऑब्जेक्टिव, क्या है आपका, क्या फाइंडिंग्स मिला, ये सबको आप लोग पूरा अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसके अलावा और कुछ पूछ सकते हैं, क्योंकि रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है। रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी आप लोग को पता है? स्टैट में तो आप लोगों का है रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। The extent to which a test gives the same result when tested on the same group of participants again and again. ठीक है। और वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी क्या The है? extent to which a test measures what it is supposed to measure. एग्जाम्पल देकर बताओ। सब लोग अपना रोल नंबर नहीं दिए हो भाई, रोल नंबर दे दो ना। देखो सारा एक ही तो 2 ही 3 का है। यदि इनरोलमेंट नंबर सब लोग फटाफट दीजिए तो 10 मिनट है। ये आप लोगों का रिकॉर्ड रहता है। सब लोग 2 लोग हैं, अभी 16 लोग हैं। आप लोग ये रोल नंबर आप लोग दीजिए, इनरोलमेंट नंबर सब लोग दीजिए। हाँ, तब तक हम लोग भाइभा भविष्य का रखते हैं। रिलायबिलिटी आपने बोला, क्या बोला कि किसी भी हम लोग टेस्ट को अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट में कंसिस्टेंसी होती है, उससे हम लोग रिलायबल करते हैं। और रिलायबिलिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? अपना इनरोलमेंट नंबर आप My लोग test देखेंगे। is different. इनरोलमेंट नंबर कोई नहीं, केवल रईमा मंडल ने दिया है, जुलेश्वर, सुश्री और सक्षम, 4 लोगों ने दिया है। सब लोग अपना दीजिए। मैम हम भी भेजे थे, तो नहीं दिख रहा है सबसे शुरू में ही भेजे। 1 2 जुलेश्वर, पाठ पल्लवी मंडल 1 2 3। है ना मैम मेरा? हमारा तो नहीं है, फिर से भेजिए। देखो रिलायबिलिटी निकाला जाता है, पहला टेस्ट रीटेस्ट होता है। एक बार तुमने टेस्ट किया सेम पॉपुलेशन को, कुछ टाइम इंटरवल के बाद फिर से तुम्हें टेस्ट करना है, रीटेस्ट करना है। दोनों के बीच कोरिलेशन निकाला जाएगा। यदि कोरिलेशन पॉजिटिव होगा तो तुम्हारा टेस्ट किया जाएगा। यदि पॉजिटिव नहीं होगा, यानी सेम रिजल्ट तुम्हारा नहीं आ रहा है, तो टेस्ट रिलायबल नहीं। दूसरा आता है ऑड एंड इवन। और इवन में है कि मान लो कि एक टेस्ट में तुम्हारे 50 आइटम्स हैं, तो ऑड आइटम्स हो जाएंगे तुम्हारे 1 3 5 7, 1 हो जाएंगे 2 4 6। तो दोनों ऑड आइटम्स एंड इवन आइटम्स दोनों के बीच कोरिलेशन निकाला जाता है। दोनों के बीच कोरिलेशन यानी दोनों आइटम में जो स्कोर है स्टूडेंट को, तुम्हारे रिस्पोंडेंट का जो रिस्पॉन्सेस है उसका रिलेशनशिप निकाला जाता है। यदि वो पॉजिटिव हुआ तो तुम्हारा टेस्ट रिलायबल है, नहीं हुआ तो। तीसरा है तुम्हारा स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ होता है, टेस्ट को 2 भागों में बांट दिया जाता है। मान लो 40 आइटम्स का एक टेस्ट है, तो 1 to 20, 21 to 40, और ये दोनों के रिस्पॉन्सेस हैं, उनके बीच में कोरिलेशन निकाला जाता है। ये 3 मेथड है, और भी मेथड्स हैं, लेकिन कम से कम ये 3 तो बहुत ईजी है। इसके बारे में तुम लोग पढ़ लेना, अपने स्टैट की बुक में जरूर होगा। ये सब बेसिक्स डिसर्टेशन के भाइभा भविष्य से पहले, या तुम लोगों का प्रैक्टिकल होगा उसमें भी ये सब, तुम्हारे प्रैक्टिकल के नोटबुक पर भी ये सब दिया होगा। तुम्हारा वैलिडिटी आता है। वैलिडिटी यानी जिस पर्पस के लिए टेस्ट का निर्माण हुआ है उस पर्पस को मेजर कर रहा है ये। जैसे कोई भी टेस्ट इंटेलिजेंस का है, तुम लोगों ने कैटन 16 क्लियर किया है,
वो पर्सनालिटी को मेजर करता है। तो मान लो कि कैडेट 16 ये पर्सनालिटी को नहीं मेजर करके वो इंटेलिजेंस को मेजर करता, तब वो टेस्ट क्या वैलिड कहोगे उसे? बोलो। नो मैम। चंद्रमणि आप लोग बोलो भाई, सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो? हाँ, तब उस टेस्ट को हम लोग वैलिड कहेंगे। जैसे कि अगर कैटेल का टेस्ट पर्सनालिटी को मेजर कर रहा है तो वो टेस्ट वैलिड है, यदि नहीं मेजर करता है तो वो टेस्ट वैलिड नहीं। इसके बाद अभी भी सब लोग नहीं दिए हो, अपना अपना क्यों नहीं एनरोलमेंट नंबर दे देते? दूसरी 1, रईमा 2, बिलेश्वर 3, सक्षम 4, कमरी 5, यश 6, ज्योति 7, सुशीला 8 ही लोग तुम लोगों को जी। 8 ही दिया है, जबकि तुम लोग 16 लोग भेजे थे। सब लोग दे दो, सब लोग जल्दी जल्दी ये करो। ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी हो गई। उसके बाद तुम लोगों से ये भी पूछा जा सकता है एक साइकोलॉजिकल टेस्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब तुम लोगों के बुक में है, सारे इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिकल नोटबुक में है, अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि ये भाई बहुत से प्रैक्टिकल में भी पूछा जा सकता है, तुम्हारे डिजर्टेशन के इसमें भी पूछा जा सकता है। तुम लोग सेकेंड तुम लोग आगे बढ़ोगे तो कभी भी हर एक साल तुम्हारा प्रैक्टिकल है, हमेशा के लिए एवरग्रीन क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, तुम्हारा टी टेस्ट क्या है, कोरिलेशन क्या है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, ये सब तुम लोग अच्छी तरह से तुम लोग करते हो। तुम्हारे स्टैट के बुक में भी है, लेकिन इसे पढ़ो, ठीक है? और कुछ आप लोग बोलिए। चुप नहीं होना चाहिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बोलो। SPSS का भी तुम लोगों के इसमें है, ट्यूटोरियल में हमने देखा है कुछ SPSS का भी तुम लोगों को आता है, उसका भी शायद बुक में होगा, हमने बुक में नहीं देखा है, लेकिन आंसर में तुम लोग देखते हैं। अभी तो तुम लोगों को बता दिए कि उसके जस्ट एक्सेल के समान उसका शीट्स रहता है, लेकिन एक्सेल में एक ही शीट रहता है, SPSS में 2 शीट है। और कुछ सब लोग बस ठीक है? कि अगर किसी को पूछना है तो अगर 5 मिनट से आप लोग सोचिए, तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मैम मैंने भेज दिया है उसको करेक्ट करके, ठीक है? हम APA गाइडलाइन करेक्ट करके। ठीक है, देखिए। और हाँ मैम, मेरा बस वही ईयर करेक्शन करना है ना। हाँ हाँ, तुम अच्छी तरह से देख लेना। अगर तुम लोग रिव्यू लिटरेचर में जाती हो तो एक पेपर नेट से देखो रिव्यू, और तुम्हारा इसमें तो है ही, तुमने ये क्या नाम है, डिजर्टेशन का हैंडबुक है तुम्हारे पास? हाँ मैम है। हाँ हाँ, तो उसका जो रिव्यू है उसको तुम लोग तीनों सिनॉप्सिस है, तुम लोग अच्छी तरह से उसको पढ़ लो। सैंपल सिनॉप्सिस दिया हुआ है, उसी के अनुसार तुम लोग बनाओ, तो तुम लोग को खुद भी पता चल जाएगा कि कहाँ तुम्हारा गैप हो रहा है। उसको 3-4 बार अच्छी तरह से पढ़ो, है ना? ठीक है मैम। जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए, नेट में है। और तुम्ही को संजीव गूगल पे से जब निकालते हैं वो पेपर, आपका रिसर्च पेपर, तो पूरा नहीं आता, वो आर्टिकल या जर्नल की तरह आता, तो पूरा पेपर कैसे निकालें? पूरा आता है।
मतलब पीडीएफ फॉर्म में मिल जाता तब ना, वो बस ऐसे ही आर्टिकल आ जाता है उसको नहीं जल्दी। पीडीएफ अच्छे तरह से देखो आता है। और तुम लोग कुछ उसको सेव पेज एज कर लो, सेव कर लो, तो पीडीएफ में तो उसको सेव कर लो। पेज कर लोगे तो फिर आ जाएगा। सेव पेज का नहीं वो ऑप्शन जैसे रहता है। सेव करते हैं तो उसमें जैसे दिखाता ऑप्शन की ये आर्टिकल ये है, फिर उसमें बोलता है पे करना होगा तभी पूरा नहीं पेपर देख। हाँ तो सब ओपन नहीं, एक्सेस नहीं है तो नहीं मिलेगा। वही बोल रहे हैं, उसमें पे करने के लिए पूछता है। तो जो वैसा है ना तो तुम लोग उसका रिव्यू मत लो, और जो तुम लोग देख लो कौन सा तुम्हारे पास सबसे पहले आर्टिकल को तुम लोग जो रिव्यू कर रहे हैं, आप लोग आर्टिकल को देखिए, उसके बाद भी उसके अनुसार आप लोग टॉपिक को देखिए। तो कुछ पे रहता है, लेकिन बहुत सारे फ्री रहते हैं। स्पेशली जब तुम देखोगे हेल्थ रिलेटेड है तुम्हारा, फिर तुम्हारा ये क्या उसको जो कि ह्यूमैनिटी जैसे पॉजिटिव साइकोलॉजी का ये सब है, तो वो सब एक का नहीं रहता। हमें लगता है कि 50% तुम्हारा फ्री भी मिलेगा। तो तुम लोग सबसे पहले सर्वे कर लो, एक तरह से टॉपिक तुम लोग ले लोगे, तुम लोग को आर्टिकल ही नहीं मिलेगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, कि जिसका आर्टिकल मिलता है उसी का तुम लोग ये सावधान। ओके मैम। और कुछ ये तो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है, और जो आर्टिकल मिलता है उसका पीडीएफ में रहता है, तुम लोग पीडीएफ को भी तुम लोग सेव कर लो, शायद सेव करने के लोग तो जानते ही होंगे पीडीएफ, और कुछ वर्ड फॉर्मेट में भी रहता है पीडीएफ में। तो अच्छी तरह से सब कट पे कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि उसमें रहेगा एज साइटेड पेज नंबर 103, इस तरह से करके अगर कट पेस्ट पे वो भी हो जाएगा तो वो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। लोग रिव्यू आर्टिकल को देखो, देखकर पढ़ो, पढ़ के समझो, इसके बाद स्टडी। मैम उसमें सेकेंडरी डेटा में फिर एनालिसिस कैसे करेंगे उसका, मतलब वो नहीं समझ आ रहा है। सेकेंडरी डेटा तुम ले रही हो ना, जैसे कि जो पेपर ले रही हो उसका जो सेकेंडरी डेटा है उसका एनालिसिस रहता है, टेबल्स रहता है, ग्राफ रहता है। तो मान लो 4-5 पेपर ले रही हो, सेम टॉपिक पर करीब है, मान लो तो इंटरनेट एडिक्शन ले रही हो, तो इसमें इंटरनेट एडिक्शन एडोलेसेंट्स, तो तुम जगह का अलग है, मानो कोई अमेरिका में है, कोई यहाँ है, कोई इंडिया का है, तो सबको तुम लेकर सबका टेबल्स देखो, तो उसका कितना उसका आया है, क्या प्रिविलेज रेट क्या है। मान लो कि यूएसए में मान लो कि न्यूयॉर्क में प्रिविलेज रेट 80% है, इंडिया में मान लो कि 40% है, चाइना में मान लो 30% है, तो तुम देख लोगे कि तुम्हारा न्यूयॉर्क लिखो, चाइना लिखो, इंडिया लिखो, और प्रिविलेज रेट रिव्यू करते हैं। इस तरह से कंपैरेटिव चार्ट तुम लोग बनाओ, ठीक है ना, और उसी पर तुम लोग ग्राफ बना दोगे, टेबल बना दोगे, उसी इस तरह से। ओके मैम। ठीक है, और कुछ? ठीक है, तो बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, तुम लोग अच्छी तरह से बनाओ, फिर हम लोग मिलते हैं। अच्छी तरह से सिनॉप्सिस बनाओ और बनाकर एक बार भेज देना, और अपना फोन नंबर भी फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक है, बाय बाय।